हेलो दोस्तों, आज हम बीए फाइनल की ज्योग्राफी को कवर करने वाले हैं, जिसमें आज हमारी तीसरी क्लास है, जिसको हम देखते हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा एशिया में अफवाह तंत्र। इससे पिछली क्लास में हमने बात की थी एशिया महाद्वीप के भौतिक प्रदेशों की, जिसमें हमने 5 भौतिक प्रदेशों को देखा है, समझा है। तो अगर वो क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास भी जाकर देख लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे एशिया में अफवाह तंत्र के बारे में। एशिया जैसे विशाल महाद्वीप में अफवाह का बहुत अधिक महत्व है। विश्व की 12 सबसे बड़ी नदियां हैं। विश्व में सबसे बड़ी नदियां कितनी हैं? 12, जिसमें से 7 एशिया महाद्वीप में ही बहती है। एशिया महाद्वीप में बहने वाली नदियों को मुख्य रूप से निम्न अफवाह तंत्रों में विभाजित किया गया है। इसमें कहा गया है कि जो पूरा विश्व है, उस विश्व में 12 सबसे बड़ी नदियां हैं। उन 12 नदियों में से 7 नदियां हैं वो एशिया महाद्वीप में ही बहती हैं, और इन 7 नदियों को निम्न अफवाह तंत्रों में विभाजित किया गया है। तो इन अफवाह तंत्रों को देखते हैं, कितने? 4 हैं, जिसमें पहला है हिंद महासागरीय अफवाह तंत्र, दूसरा प्रशांत महासागरीय अफवाह तंत्र, तीसरा आर्कटिक महासागरीय अफवाह तंत्र, और चौथा है आंतरिक अफवाह तंत्र। अब इसको हम एक एक करके कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम हिंद महासागरीय अफवाह तंत्र की। तो हिंद महासागरीय अफवाह तंत्र में मुख्य रूप से दक्षिणी एशिया की नदियां सम्मिलित हैं। यह अफवाह तंत्र पश्चिम में इराक में बहने वाली दजला फरार नदी से होकर, देखिए दोबारा देखते हैं इसको, हिंद महासागरीय अफवाह तंत्र को। तो हिंद महासागरीय अफवाह तंत्र में मुख्य रूप से दक्षिणी एशिया की नदियां सम्मिलित हैं। इसमें कौन सी नदियां हैं? जो एशिया महाद्वीप है उसके दक्षिणी भाग में जो नदियां बहती हैं या प्रवाहित होती हैं, उन नदियों की इसमें बात की गई है। यह अफवाह तंत्र पश्चिम में इराक से बहने वाली दजला फरात नदी से होकर पूर्व में मलेशिया तक फैला हुआ है। हिंद महासागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां दजला फरात है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, इरावती, साल्विन आदि नदियां हैं जो हिंद महासागरीय अफवाह तंत्र में बहती है। हिंद महासागरीय अफवाह तंत्र की प्रमुख नदियां निम्नलिखित हैं। इन नदियों को हम एक एक करके बात करेंगे। इसमें क्या बात की गई है? इसमें बताया गया है कि जो हिंद महासागरीय अफवाह तंत्र है वो एशिया महाद्वीप के, जैसे ये मान लीजिए एशिया महाद्वीप है, इसके दक्षिणी क्षेत्र के अंदर ये नदियाँ प्रवाहित होती हैं। कौन सी? हिंद महासागरीय अफवाह तंत्र की नदियाँ। इसमें सबसे पहली नदी है दजला फरात नदी। तो दजला फरात नदी के बारे में देखते हैं। दजला और फरात ये दोनों अलग अलग नदियां हैं, जिसमें जो फरात नदी है वो टर्की में स्थित आर्मीनिया की गांठ है, वहाँ से निकलती है, और दूसरी निकलती है दजला नदी, जो मध्यवर्ती टर्की से निकलती है। ये दोनों नदियां इराक में बसरा नामक स्थान के ऊपर मिलती हैं। यानी इराक से ये नदियां निकलती हैं, एक तो आर्मीनिया की गांठ से निकलती है और दूसरी इराक के मध्यवर्ती भाग से निकलती है, और ये दोनों आकर के बसरा नामक स्थान के ऊपर मिलती है। कहा गया उसके बाद इराक की मुख्य भूमि पर बहने के बाद अपने जल को फारस की खाड़ी में गिराती है। ये नदियां हैं, ये इराक की मुख्य भूमि के ऊपर बहती हैं, और उसके बाद कहाँ पे गिराती है अपने जल को? फारस की खाड़ी में, जिसको हम मैप के ऊपर देखने का प्रयास करेंगे, या इससे अगली क्लास होगी इसी के ऊपर होगी, और इसी को हम बोर्ड के ऊपर समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारी PDF थी जिसको देख रहे हैं हम। तो आगे देखते हैं। इस नदी पर इराक में समरा नामक बांध का निर्माण किया गया है। यानी इसी नदी के ऊपर, दजला फरात नदी के ऊपर एक बांध बनाया गया जिसका नाम है समरा बांध। प्राचीन मेसोपोटामिया या बेबीलोनिया, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है, इसका उद्भव या जन्म भी यहीं पे हुआ था। इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? 3600 किलोमीटर है। इराक में स्थित मोसुल एवं बगदाद इस नदी के तट पर स्थित है। जो मोसुल और बगदाद है ये मुख्य क्षेत्र हैं, ये प्रमुख क्षेत्र हैं, यानी सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र हैं इराक के। उसी के कहाँ पे है? दजला फरात नदी के तट पर ही स्थित है ये। दूसरी नदी सिंधु नदी है, जिसके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। यह नदी भारत के उत्तर में स्थित तिब्बत एवं
तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील है, वहाँ से निकलती है। मानसरोवर झील के निकट ही स्थित एक कैलाश हिमालय है, उस कैलाश हिमालय को ही इसका उद्भव माना गया है या उद्भव स्थल माना गया है। यह नदी तिब्बत से निकलने के बाद भारत के लद्दाख क्षेत्र में प्रवेश करती है, यानी भारत के उत्तरी क्षेत्र में ही यह नदी प्रवेश करती है। उसके बाद यह नदी है लद्दाख में तवे एक नगर है, उसको घेर कर निकलती है, यानी उसी के अंदर से बहती है, उसको घेरते हुए इसके आगे चलने पर इसी नदी के आगे चलने पर इसमें जास्कर नदी, स्योक, गिलगित, काबुल आदि नदियां हैं वो आकर के मिल जाती हैं। सिंधु नदी की अगर कुल लंबाई की बात करें तो 2897 किलोमीटर है जो सिंधु नदी की लंबाई। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे और अगली क्लास में। तो अगली है हमारी गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित गंगोत्री हिमनद से होता है। यह नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्यों से बहती हुई अपने जल को बंगाल की खाड़ी में गिराती है। उत्तरी भारत की यह सबसे महत्वपूर्ण नदी है, यानी यह नदी है ये भारत के उत्तरी भाग में बहती है। ये नदी यहाँ पे उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद से निकलती है, यहाँ से बहती हुई यह नदी उत्तर प्रदेश में, इसके बाद बिहार में, पश्चिम बंगाल होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिरा देती है इस तरह से। तो इसको देख लिया। इस नदी के बाद में इस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं बाणगंगा, गोमती, कोसी, यमुना, चंबल, सोन नदी हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं। इसके आगे बात करें इरावती नदी, जो हिंद महासागर अपतंत्र की नदियां हैं जिसमें इरावती नदी है। इरावती नदी म्यांमार की सबसे प्रमुख नदी है। इस नदी का जन्म चीन के तिब्बत के पठार से होता है, वहाँ से म्यांमार देश में यह नदी तिब्बत विस्तृत डेल्टा का निर्माण करती है। और चिंदविन नदी इस नदी की प्रमुख सहायक नदी माना गया है। जो चिंदविन नदी है वो इस नदी की सहायक नदी माना गया है। इसके अलावा साल्विन नदी है। साल्विन इस नदी का उद्गम चीन के तिब्बत क्षेत्र से होता है। उसके बाद यह नदी चीन के यूनान प्रांत से बहती हुई म्यांमार में प्रवेश करती है तथा म्यांमार एवं थाईलैंड की सीमा बनाती है। तो ये साल्विन नदी है, ये कहाँ से बहती है? ये नदी चीन के तिब्बत क्षेत्र से इसका उद्गम होता है और ये बहती हुई म्यांमार में जाकर गिरती है। आगे है चाओफ्राया नदी, जो हिंद महासागरीय अपतंत्र की ही नदी है। यह नदी थाईलैंड की प्रमुख नदी है जो मुख्य रूप से थाईलैंड में बहती है, बंगाल खाड़ी में गिरती है। थाईलैंड में यह बहती है और बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिराती है। इसी तरह से हमने कंप्लीट कर लिया हिंद महासागरीय अपतंत्र को। और अब हमारा दूसरा महासागरीय अपतंत्र होगा वो प्रशांत महासागरीय अपतंत्र होगा। तो इस अपतंत्र को देखने का प्रयास करते हैं। तो इस अपवाह तंत्र के अंतर्गत बहने वाली नदियाँ एशिया के मध्यवर्ती भाग से निकलती हैं तथा अपने जल को प्रशांत महासागर में गिराती हैं। जिस तरह से अभी हमने बात की थी कि जो हिंद महासागरीय अपवाह तंत्र की नदियाँ हैं वो एशिया के, जैसे ये एशिया महाद्वीप है, तो ये नदियाँ थी हिंद महासागरीय नदियाँ, ये यहाँ पे बहती थी। इसके बाद जो प्रशांत महासागरीय नदियाँ हैं वो इस क्षेत्र में बहती हैं। तो हम बात करेंगे प्रशांत महासागरीय नदियों की। यहाँ पर बहने वाली नदियाँ एशिया के पूर्वी भागों में विस्तृत मैदानों का निर्माण करती हैं। इस अपवाह तंत्र के अंतर्गत बहने वाली प्रमुख नदियाँ निम्नलिखित हैं। इसमें कहा गया है कि जो प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र की नदियाँ हैं वो एशिया के मध्यवर्ती भाग से निकलती हैं और अपने जल को प्रशांत महासागर में गिराती हैं। और प्रशांत महासागर के ही यानी एशिया महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र में मैदानों का निर्माण भी करती है। कौन सी नदियाँ? प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र में बहने वाली नदियाँ, जिसमें पहली है हांगू नदी। जो हांगू नदी है ये चीन की प्रमुख नदी मानी गई है। तो इस हांगू नदी के बारे में हम देखते हैं।
ये बहुत महत्वपूर्ण नदी है। हांगो नदी चीन के उत्तरी भाग में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। इस नदी का उद्गम चीन के उत्तरी पश्चिमी भाग से होता है और यह नदी चीन के उत्तर में स्थित विस्तृत मैदान से बहती हुई अपने जल को कहाँ गिराती है? पीला सागर जिसमें गिराती है। मानसून काल में इस नदी के में भयंकर बाढ़ आती है, इसलिए इस नदी को चीन का शोक भी कहते हैं। यानी इसमें कहा गया है कि जो ये हांगो नदी है, ये नदी चीन के उत्तरी भाग में बहती है। जैसे ये चीन है, यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है चीन के उत्तरी पश्चिमी भाग में। यहाँ से निकल कर के ये इस तरह से बहती हुई अपने जल को पीला सागर में गिराती है। और इसी हांगो नदी को पीली नदी के नाम से भी और जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो बहने वाली मृदा के कारण यहाँ पे की जो मृदा है वो पीली है और इस मृदा के कारण इसका कलर है वो पीला हो जाता है और ये पीला सागर में जाकर के गिर जाती है। ये बात होगी। अब हम बात करते हैं यांगटी सिक्यांग नदी की। तो यांगटी सिक्यांग नदी चीन के मध्यवर्ती भाग में उत्तरी पश्चिम से दक्षिणी पूर्व की ओर बहती है। यह प्रशांत महासागरीय अपतंत्र की सबसे बड़ी नदी है। यह नदी एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इस नदी की कुल लंबाई है 64 किलोमीटर। चीन का महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र जेचुआन बेसिन इसी नदी की बेसिन के में स्थित है। इस नदी के बारे में कहा गया है कि ये नदी उत्तरी पश्चिमी यानी चीन है, इसके उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में यह नदी उद्गम होता है और ये बहते हुए ये नदी जाती है दक्षिणी पूर्व की तरफ इस तरह से। और यह नदी है वो एशिया की ही नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। और इस नदी की जो लंबाई बताई गई है वो 5464 किलोमीटर बताई गई है। इसी नदी के बेसिन में एक ही महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र स्थित है जिसे जेचुआन बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो ये बात हो गई यांगटी सिक्यांग नदी की। अब हम बात करते हैं सिक्यांग नदी की। ये भी महत्वपूर्ण नदी है चीन की। सिक्यांग नदी चीन के दक्षिणी पूर्वी भाग में बहती है। इस नदी का उद्गम यूनान के पठार से होता है। यह नदी अपने जल को प्रशांत महासागर में स्थित दक्षिणी चीन सागर में गिराती है। इस नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 2650 किलोमीटर है। तो आप समझ गए होंगे सिक्यांग नदी के बारे में। सिक्यांग नदी है वो दक्षिणी पूर्व, इसको दोबारा देखते हैं सिक्यांग नदी को। सिक्यांग नदी है वो चीन के दक्षिणी पूर्वी भाग में बहती है। इस नदी का उद्गम है वो यूनान के पठार से माना गया है। यह वहीं से होता है यूनान के पठार से। और यह नदी अपने जल को प्रशांत महासागर में गिराती है। दक्षिणी चीन सागर में यह है, प्रशांत महासागर में एक स्थित है दक्षिणी चीन सागर, उस सागर के अंदर अपने जल को गिराती है। और इसकी लंबाई की बात करें तो 2650 किलोमीटर है वो इसकी लंबाई है। आगे बात करें आमोन नदी के बारे में तो बात करते हैं। आमोन नदी चीन के उत्तरी पूर्वी भाग एवं रूस के दक्षिणी पूर्वी भागों से बहती हुई यह नदी थिंगन पर्वत से निकलती है और अपने जल को प्रशांत महासागर में स्थित ओखोट्स्क सागर में गिराती है। इस नदी की लंबाई है वो 4416 किलोमीटर है। ये बात होगी। इसके आगे हम बात करें तो आर्कटिक महासागर है। तो आर्कटिक महासागरीय अपतंत्र की बात करते हैं। तो आर्कटिक महासागरीय अपतंत्र का विस्तार है वो एशिया के उत्तरी भाग में। यह अपतंत्र साइबेरिया के विशाल मैदान में फैला हुआ है। यह एशिया का सबसे बड़ा अपतंत्र है या अपक्षेत्र है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई अपने जल को आर्कटिक महासागर में गिराती है। तो समझ गए होंगे। इसको अगर दोबारा बात देखें तो जो आर्कटिक महासागरीय अपतंत्र है उसका विस्तार एशिया के उत्तरी भाग में होता है। यह अपतंत्र है वो साइबेरिया के विशाल मैदान में फैला हुआ है। साइबेरिया का विशाल मैदान देख जानते होंगे चीन के उत्तरी भाग में। तो साइबेरिया के विशाल मैदान में इसका विस्तार फैला हुआ है। यह एशिया का सबसे बड़ा अपक्षेत्र है। कौन सा? आर्कटिक महासागरीय अपक्षेत्र। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां हैं वो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। इसमें कहा गया है कि दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इसमें जो नदियां हैं वो इस तरह से बहती हैं दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर, और संपूर्ण नदियां हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है।
तो खास बात क्या है, ये जो नदियाँ हैं दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं, अपने जल को आर्कटिक महासागर में गिराती है। और ये अपने जल को कहाँ पे, एशिया महाद्वीप के उत्तरी में, ये विश्व उत्तरी भाग में अपने जल को आर्कटिक महासागर में, जहाँ पे बर्फ़ सर्वाधिक पड़ती है वहीं पे। आर्कटिक महासागर या अपतंत्र के अंतर्गत बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं ओब, येनेसी एवं लीना नदियाँ। जो हमने पिछली क्लास में बात की थी, ये कहाँ पे बहती हैं, ये एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में, यानी यूरोप के उत्तरी क्षेत्र में ये बहती है। कौन कौन सी, ओब, येनेसी और लीना नदियाँ। ये नदियाँ दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं तथा साइबेरिया में विस्तृत मैदान का निर्माण भी करती है। साइबेरिया के मैदान में पश्चिम में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी ओब है। इस मैदान के मध्यवर्ती भाग में येनेसी नदी बहती है और जो तीसरी महत्वपूर्ण नदी है वो पूर्व में स्थित है, बेकाल झील से निकलती है तथा उत्तर की ओर बहती है। शीतकाल में आर्कटिक महासागर के तटीय भाग में अत्यंत कम तापमान होने के कारण, इसमें कहा गया कि शीतकाल में जो आर्कटिक महासागर की तटीय क्षेत्र के अंदर कम तापमान पड़ता है, जिसके कारण यहाँ पे बर्फ़ जम जाती है। और बर्फ़ जमने के कारण आप जानते हो कि नदियों का मार्ग है वो भी बंद हो जाएगा, यानी जिसके कारण इन नदियों का जल है वो महासागर तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि बर्फ़ जम जाती है और धरातल पर ही चारों तरफ फैल जाता है अपना जल, जिससे दलदली क्षेत्रों का निर्माण होता है। ये बात होगी। अब हम बात करते हैं चौथे अपवाद क्षेत्र की, जिसका नाम है आंतरिक अपवाद क्षेत्र या आंतरिक अपवाद तंत्र। एशिया में आंतरिक अपवाद तंत्र का विस्तार इसके मध्यवर्ती भाग में स्थित अनातोलिया से मंचूरिया तक पाया जाता है। इस अपवाद क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं आमू दरिया और सर दरिया। ये दोनों नदियां हैं वो अपने जल को अरल सागर है उसमें गिराती हैं। जब इन नदियों का पर्याप्त जल प्राप्त नहीं होता है तो ये नदियां हैं धरातल के ऊपर ही विलीन हो जाती है। एशिया के मध्यवर्ती भाग में स्थित आंतरिक अपवाद क्षेत्र की अधिकतम नदियां हैं वो अपने जल को कैस्पियन सागर एवं अरल सागर में गिराती है। ये होगी। इसमें कुछ नोट दिया गया है, तो इसमें बताया गया मर्द सागर है। तो मर्द सागर है वो दक्षिण पश्चिमी एशिया में स्थित है और दक्षिण पश्चिमी एशिया में इजराइल एवं जॉर्डन के बीच एवं खारे जल की झील है। मर्द सागर विश्व का सबसे नीचा 398 मीटर स्थान माना गया है। सबसे नीचा स्थान माना गया है किसे, मर्द सागर को। इसके अलावा कैस्पियन सागर के बारे में, तो कैस्पियन सागर विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी आंतरिक झील है। इस झील के पश्चिम में अजरबैजान एवं रूस, उत्तर पूर्व और पूर्व में कजाकिस्तान, पूर्व में तुर्कमेनिस्तान तथा दक्षिण में ईरान देश स्थित है। ये बात हुई। टोनले सैप झील की बात करें तो यह झील कंबोडिया में स्थित है और दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी झील है। ये बात होगी। इसके बारे में अगर सामान्य जानकारी देना चाहूँ तो इसके नोट्स हैं वो प्राप्त होंगे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसकी लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर के वहाँ से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हो। या इससे अलावा अगर आप इसके पर्सनल नोट्स प्राप्त करना चाहें तो मेरी इंस्टाग्राम है रिस्की माही, जिसके ऊपर आप जा कर के उसमें कॉन्टैक्ट है, उस कॉन्टैक्ट के अंदर जा कर के आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है मेरे 7014410757 नहीं सॉरी, मेरे व्हाट्सएप नंबर है 7014418898। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, जिसके ऊपर आप हाई करके आप वहाँ से नोट्स प्राप्त कर सकते हो। और इसके अलावा आप इंस्टाग्राम से भी मेरे को मैसेज करके वहाँ पे भी नोट्स या PDF प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट वगैरह कर दीजिए और साथ में सब्सक्राइब, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।